लुईस एसिड बेस क्या होते हैं वो सीखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, और बाकी मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। लुईस एसिड बेस के बारे में सीखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में सीखेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन क्या होता है, और पीएच कैसे, पीएच स्केल क्या होता है, और कॉमन क्या है आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये सब इन चीज़ों के बारे में अपन सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखो, कल की क्लास के अंदर अपन ने क्या सीखा था? कल की क्लास के अंदर अपन ने दो मेन थ्योरी सीखी थी। पहली थी अरेनियस थ्योरी। उसके अंदर उस अरेनियस ने क्या कहा था? अरेनियस ने कहा था कि कोई भी अगर सैंपल है उसे मैं पानी में डालता हूँ, अगर वो H+ देता है तो वो एसिड, OH- देता है तो वो बेस। फिर उसके बाद दूसरी थ्योरी आई, वो थी ब्रॉस्टेड लॉरेंस थ्योरी। उसके अंदर क्या बताया था? उसके अंदर बताया था कि अगर कोई भी सैंपल H+ आयन देता है तो वो है एक एसिड, और अगर वो H+ आयन लेता है तो वो है बेस। तो उसके अंदर वो बताया था। अब अपन तीसरी थ्योरी, और इस चैप्टर की प्रॉबेबली फाइनल सी थ्योरी है, मतलब मेन थ्योरी एसिड बेस को कैरेक्टराइज करने की, क्लासिफाई करने की मेन जो थर्ड थ्योरी है वो है लुईस एसिड बेस थ्योरी। तो लुईस एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा कि जो भी है एसिड है, बेस है, इसको तुम सिर्फ H+ और OH- से क्यों कंपेयर कर रहे हो? उसने कहा कि जो लुईस एसिड है वो होता है, वो स्पीसीज है जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेती हो। तो उसने इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे डिफाइन किया, अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि दो इलेक्ट्रॉन कोई स्पीसीज लेती है तो वो है एक लुईस एसिड। यानी कि लुईस एसिड जैसे कि BF3 ये हो गया। अब ये क्या है? ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये है लुईस एसिड। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इससे क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन कौन सा लुईस एसिड है, कौन कौन से लुईस बेस है, वो सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे नोट के अंदर। तो वहां से अब तुम पढ़ लेना, ठीक है। तो अपना मेन काम है, अब देखो आगे ही सीखते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट तुम ऐसे समझो कि कोई भी सब्सटेंस जिसे पानी में डालने पे वो आयोनाइज हो जाए, यानी कि अपने आयंस के अंदर टूट जाए, तो वो है एक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये टूटना पूरी तरीके से भी टूट सकता है। अगर मैंने कोई क्यूब डाला किसी सैंपल का, ठीक है, कोई चीज है अननोन, उसे मैंने वाटर के अंदर डाला, वो आयंस के अंदर टूट गई, आयंस के अंदर टूट गई, हैंस वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब अगर वो पूरी तरह टूट गई तो वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर वो थोड़ा सा टूटी, कुछ हिस्सा उसका बचा रह गया, तो वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो समझ गए स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब उसी से देखो अपन समझते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल क्या क्या है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, जो सॉल्ट होते हैं जैसे कि कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट्स जैसे कि NaCl वगैरह। तो NaCl को पानी के अंदर डालते हो, कंप्लीटली आयनाइज होके गायब हो जाता है, तो वो NaCl हो गया। ऐसे और एग्जांपल है। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरफ देखेंगे तो वो हो जाएंगे वीक एसिड और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जो जैसे कोई अगर सॉल्ट है जो कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है या स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तो वो सारे आगे वीक सॉल्युबल, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी के अंदर। तो उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है? अब अपन ये समझिए कि कोई भी अगर सैंपल है, कोई भी एक सैंपल है, तो वो अगर पानी के अंदर जाते ही, ये मेरा सैंपल है मान लो, ये पानी के अंदर डालते ही आयंस के अंदर बन जाएगा, आयंस बना लेगा। अब या तो ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो पानी के अंदर डालते ही डिसॉल्व आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा या ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अच्छी बात है, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, उसके लिए अपन दो टर्म्स यूज करते हैं। एक होती है Ki और एक होती है अल्फा। ये दो टर्म समझिए ना तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर अपना क्लियर हो जाएगा। इन दो टर्म्स पे ही है पूरा चैप्टर। तो Ki क्या होता है? इसे अपन कहते हैं डिग्री, इसे अल्फा को कहते हैं अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं इसे, कुछ आयोनाइजेशन कहते हैं, कुछ इसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, अलग अलग नाम है। मेन है डिग्री, कितने एक्सटेंड तक, अगर ये मेरा कोई भी अगर एक सैंपल है, सैंपल को जैसे मैंने कुछ ए बी कह दिया, जैसे कि तुम समझते हो ना HCl, तो उसका ये वाला पार्ट हो गया ए, उसका ये वाला पार्ट हो गया बी, तो ऐसे कई और सैंपल थे, कोई भी अननोन सैंपल है तो वो कुछ ए और बी 2 यूनिट से मिलके बना है। तो अब वो जब पानी के अंदर डाला तो ये होता है रिवर्सिबल एरो का साइन, कि मतलब पहले कुछ जाता है फिर। अब अगर देखो कंप्लीटली सॉल्युबल होता है ना, तो उसे अपन ऐसे डिनोट करते हैं, ए से ए प्लस बी प्रोडक्ट बन गया, ये रिएक्शन है कंप्लीटली फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन क्या होता है, होता ऐसा है कि पहले ये कुछ ये बनता है, फिर कुछ बैकवर्ड रिएक्शन होती है, तो ये जो एरो है ना रिवर्सिबल, तो ये बताता है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, यानी कुछ आगे भी रिएक्शन जा रही है, कुछ पीछे भी जा रही है, यानी कि ये रिएक्शन पूरी तरीके से मतलब फॉरवर्ड नहीं है, ना ही पूरी तरीके से बैकवर्ड है, दोनों है, आगे भी पीछे भी। और इक्विलिब्रियम पे कुछ एक फिक्स जो कॉन्सेंट्रेशन होगी ए और बी की, कुछ फिक्स कॉन्सेंट्रेशन अटेन कर लेगा। जैसे कि मान लो इसके 10 मोल लिए थे मैंने, तो इनिशियल इक्विलिब्रियम, इनिशियली इसके 0 मोल, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर इसके कुछ 5 मोल हो गए मान लिए, और इसके कुछ 5 नहीं मानते, चलो इसके 6 मोल मानते हैं, इसके कुछ 6 मोल हो गए, इसके कुछ 4 मोल, और इसके 6 मोल इसके बच्चे, तो इसके 4 मोल और इसके 4 मोल, तो ये हो गया। तो ये होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के अंदर क्या होता है, कुछ हद तक ये डिसोसिएट हुआ। तो अब देखो ये कितना डिसोसिएट हुआ, यही होता है अल्फा। अल्फा बताता है कि कितने मोल आगे इस ये जो कंपाउंड है ये कितना डिसोसिएट होगा, ये रिएक्शन कितनी आगे जाएगी। और के आई होता है, वो कहलाता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो देखो पूरा चैप्टर इन्हीं दो टर्म्स के ऊपर देखा जाए ना, तो मोस्टली इन्हीं के ऊपर है। ये होता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ये होता है अल्फा, ये दोनों निकालने होते हैं। जैसे देखो, अब देखो मैं क्वेश्चन से अपन ट्राई करके देखते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये पूरा गेम इन्हीं दो टर्म्स से है ये चैप्टर मोस्टली। तो अब देखो, अब मैंने कुछ माना कि ये ए बी वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने माना कुछ ए बी था, सब्सटेंस ए बी डिसोशिएट हो गए ए प्लस बी, इसकी कुछ इनिशियली सी कॉन्सेंट्रेशन थी, कह सकते हैं कि सी मोल पर लीटर, ऐसे कुछ सी कॉन्सेंट्रेशन थी, ठीक है। इनिशियली इसकी कितनी होगी, 0 0। फिर कुछ टाइम बाद जब इक्विलिब्रियम हो गया, तो एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ, इसमें से कुछ सी माइनस सी अल्फा, इसमें से कुछ सी अल्फा कॉन्सेंट्रेशन इधर चली गई, और यहाँ पे कुछ सी अल्फा हो गया। अल्फा क्या है, अल्फा एक फ्रैक्शन है, 0 से लेके 1 के बीच का एक नंबर है अल्फा। तो अगर मैं कहता हूँ कि किसी का अल्फा 1 है, तो अल्फा अगर 1 होगा, तो यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे ये c माइनस सी, ये चीज हो गई 0, और यहाँ पे c का c और यहाँ पे c का c, तो ये पूरी हो गई। ये जब पूरी तरह फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कंप्लीट फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे होती है, कंप्लीट फॉरवर्ड रिएक्शन होती है जब अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी कि मेरा प्रोडक्ट, यानी कि मेरा रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो गया, तो वो हो गया उसके कंडीशन के अंदर अल्फा की वैल्यू 1 हो गई। और अल्फा की वैल्यू 0 होना, अल्फा की वैल्यू 0 होना, तो इससे क्या साबित होगा, c माइनस 0, और यहाँ पे क्या आएगा c इंटू 0 0, c इंटू 0 0, तो यानी कि रिएक्शन बिल्कुल भी आगे नहीं गई। तो इस केस के अंदर क्या होगा, a b पूरी की पूरी रिएक्शन बैकवर्ड ही रही और आगे ना के बराबर गई इंटू ए प्लस बी, ये कंडीशन ऐसी होगी। और ये वाली कंडीशन होगी ऐसी, जब ए बी पूरा का पूरा, और बहुत थोड़ा सा एरो दिखाते हैं, ए प्लस बी, समझ आया, ना के बराबर ये एरो, तो ये ऐसी ऐसी कंडीशन है। और अब देखो जनरली क्या होता है, जनरली होता है कुछ अल्फा 0 से लेके 1 के बीच में, तब ये कुछ ऐसी कंडीशन बनती है। तो इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, c माइनस सी अल्फा, और यहाँ पे कुछ सी अल्फा बन जाता है, सी अल्फा इसमें से माइनस हुआ तो सी अल्फा यहाँ बन गया, सी अल्फा यहाँ बन गया, अल्फा की वैल्यू 0 से लेके 1। अब देखो अब क्या होगा, अब के आई क्या होता है, के आई होता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, नाम तो अपन को पता है, इसको आयोनाइजेशन का कांस्टेंट कहते हैं।
सिर्फ नाम से थोड़ी काम चलेगा, अपना काम से काम चलेगा। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, के आई की वैल्यू होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसे कहते हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये अपना कहलाता है के आई, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो इसे अपन क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये हो गया के आई इज इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे इसकी इतनी है, नीचे आ गया सी इंटू 1 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ। तो अब मैंने क्या कहा, सी को एक यहाँ से उड़ा दिया, यहाँ से एक सी गया, तो ये ऊपर क्या बचा, अल्फा स्क्वायर इंटू सी इंटू अल्फा स्क्वायर। तो अब देखो ये अपना जनरल फॉर्मूला के आई इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। लेकिन अपन वो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया होता है, क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया होगा तुम्हें कि जो अल्फा होता है ना, अगर तुम्हारा अल्फा बहुत बहुत छोटा है कंपैरिजन टू 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, यानी कि अराउंड कुछ बहुत बहुत छोटा की अगर तुम्हें डिफाइन करनी हो ना, तो रफली अपन इसे 5% के अप्रॉक्स मानते हैं, 5% या उससे कम, 5% या उससे कम, तो बहुत बहुत छोटा। तो 1 का 5% कितना हो गया, 0.05 या उससे कम अगर तुम्हारा अल्फा हो। अपन जनरली यही मानते हैं कि अल्फा इससे कम है, अपना बहुत कम है, तो अपन क्या करते हैं पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर के आई अपन को क्वेश्चन के अंदर दिया होता है कि फॉर दिस रिएक्शन द के आई इज दिस, कि वो भी बहुत कम होता है 10 टू द पावर 14 या ऐसा कुछ होगा, बहुत छोटा सा वैल्यू होगी, तो वो तुम्हें के आई देगा। फिर के आई देगा, तुम अल्फा को अज्यूम कर लेना कि बहुत छोटा है, तो अजम्पशन से क्या होगा, ये 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू, अल्फा बहुत छोटा है तो नेग्लेक्ट हो गया, तो ये बचा सिर्फ इतना सी इंटू अल्फा स्क्वायर। तो के आई डिवाइडेड बाय सी का अंडर रूट इज इक्वल टू अल्फा। तो तुम्हें सी दिया होगा, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी है वो दी होगी, के आई तुम्हें दिया होगा। अगर ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू 0.05 से कम या उसके बराबर के आसपास आती है, तब तो तुम्हारी अजम्पशन है सही और अल्फा की वैल्यू वही मानोगे। और अगर ये वैल्यू अराउंड मान लेते हैं कि 0.25 ऐसी कुछ आ जाती है, तो इसका मतलब है तुम्हारा अजम्पशन गलत है। तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये 1 माइनस अल्फा था, इस पूरी को क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। समझ में आता है, वो अपन देख लेंगे कैसे सॉल्व करनी है। तो अब देखो इतनी चीज समझ में आ गई। मेन गेम क्या था कि के आई क्या होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ये क्वेश्चन वाला तुम्हें देगा, इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। क्वेश्चन वाला क्या कहेगा कि के आई तुम्हें दे देगा और फिर वो कहेगा कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट अल्फा की वैल्यू निकालो। तो वो अगर क्वेश्चन करने हैं तो अपन कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। मेन था ये फॉर्मूला याद रख लेना, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, डिराइव हो जाता है कि सी अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के आई ओवर सी। ये फॉर्मूला है एक तरह से अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए। अब देखो क्वेश्चन ऐसा देगा, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज एट इक्विलिब्रियम of 1 molar 0.1 molar aqueous solution of a weak electrolyte AB if Ki is equals to, पहले केस के अंदर पार्ट 1 Ki is equals to कितना दिया है 10 to the power -5, और पार्ट 2 के अंदर Ki is equals to 10 to the power -2 मान लेते हैं, ठीक है। और इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दी हुई है, 0.1 मोलर है, तो अपन ने 1 लीटर माना तो इसके 1 मोल अपने पास आ गए, तो 0.1 मोल आ गया अपने पास, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन है AB का, 1 लीटर AB सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी है 0.1 मोलर, 1 लीटर AB का सॉल्यूशन दिया होता है इनिशियली, ठीक है। तो फिर उसने पूछा कि इस रिएक्शन का अल्फा कितना होगा, फाइंड द अल्फा फॉर बोथ द केसेस। पहले केस के अंदर के आई इतना, दूसरे केस के अंदर के आई इतना। तो पहले केस के अंदर अपन अगर जनरल फॉर्मूला से जाएं तो अपन ने माना इसके कुछ इनिशियली 0.1 मोल 0 0 इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पे, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा 0.1 माइनस
0.1 इंटू अल्फा, अल्फा टाइम्स कुछ इसमें से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 0.1 इंटू अल्फा, 0.1 इंटू अल्फा, ठीक है। तो टाइम समझ रहे हो ना, कितना टाइम्स इसमें से चला गया, अल्फा 0 से 1 लेके है कुछ, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। अब अपन क्या कहेंगे, अब अपन फॉर्मूला लगा देंगे। के आई का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, के आई का जनरल फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, यानी कि 0.1 इंटू अल्फा इंटू दिस 0.1 इंटू अल्फा, जन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीपल डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, 0.1 इंटू 0.1 इंटू अल्फा, ठीक है। अब अपन मान लेते हैं पहले केस के अंदर लेट अल्फा बहुत बहुत छोटू, यानी कि अपनी अल्फा की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0.05 आ रही होगी, तो अपन ने सही किया होगा। तो अपन ये मान के देखते हैं, तो अगर अपन ये बहुत छोटा मान लिया तो यहाँ पे ये वाली चीज हट जाएगी, ठीक है। तो क्या बचा 0.1 इंटू 0.1 ही बचा नीचे, और ऊपर की तरफ अपना आ गया अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा, 0.1 से एक 0.1 यहाँ का गया, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया, अब अपने पास आ गया अल्फा इंटू 0.1 इंटू अल्फा, तो अपन ने क्या कहा 0.1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो 10 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 टाइम्स के आई। तो के आई की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -4, ये आ जाएगा मल्टीपल। तो अपनी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा अपना आ गया 10 टू द पावर -2, यानी कि 0.01। अल्फा की वैल्यू 0.01 अपने अजम्पशन से सही है, 0.5 से तो छोटी है, तो हेंस अल्फा की ये वैल्यू सही है, अल्फा की वैल्यू 0.01। ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा वो तुमसे, मेंस वगैरह नीट वगैरह के अंदर अगर आता है तो सिंपल सा क्वेश्चन खत्म। वैसे ये इससे शायद ही पूछे, आगे से पूछते हैं ज्यादातर, पर फिर भी बता देते हैं अपन, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ये हो गया पहले केस के अंदर। दूसरे केस के अंदर अपन ने क्या कहा, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा दूसरे केस के अंदर भी। अब अपन ने क्या कहा कि के आई इज इक्वल टू 0.01 इंटू अल्फा इंटू 0.01 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू अल्फा 0.01 माइनस 0.01 इंटू अल्फा। अभी भी अपन ने क्या कहा, काम तो वैसे ही करना है, लेट अल्फा लेस देन इक्वल्स टू 0.05, इससे कम या इसके बराबर है अपना अल्फा, अपन ने मान लिया, लेट किया। वो होता है ना पोस्टुलेट मानते हैं मैथ्स के अंदर, और फिर अगर वो गलत हो जाता है तो अपन मानते हैं कि हाँ भैया गलत हो गया, और फिर वापिस से सॉल्व करते हैं। अपन ने पहले क्या कहा, इसको मानना तो हर बार ही है, इसको पहले मान लिया। इससे क्या होगा, के आई ओवर सी का रूट करने पे अपना अल्फा आ रहा था, ठीक है। तो अपना क्या है, सी की वैल्यू क्या है, ये फॉर्मूला पीछे से आ गया, नहीं मानते तो इसे सॉल्व करके ले आओगे ना तो दोबारा ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ अब की बार 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय नीचे सी की कॉन्सेंट्रेशन 0.1, यानी कि 10 की पावर -10 की पावर ये हो गया 0.1, तो इसे मैं कह सकता हूँ ये हो गया इतना, तो रूट 10 की पावर -1, इसे मैं कह सकता हूँ 10 की पावर -1/2, या फिर मैं थोड़ा सिंपल कर दूं तुम्हारे लिए, 0.1 का रूट, 0.1 का रूट देख लो। अगर अपन मानते कि अपना अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इतनी आ सकती है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.5 किसका स्क्वायर है, या फिर इसे सॉल्व करोगे ना तुम, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये वैल्यू ग्रेटर देन है 0.05 के। तो हेंस अपना जो अल्फा आपने अज्यूम किया था इसके अंदर रेंज होगी, वो आंसर नहीं आया। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, अब अपन को यहाँ पे अजम्पशन नहीं लगा सकते, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। शायद ही कोई तुमसे पूछेगा, 99.99% वही केस आता है जब अल्फा को अपन इस रेंज के अंदर ही आता है, 0.05 से कम ही होता है। लेकिन अगर 1% की केस है तो इसे सॉल्व कैसे करना है, अब क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना है। इसके आगे के आई की वैल्यू लिखना 10 टू द पावर -2 इंटू 0.1, इस चीज को यहाँ पे ले आया, 0.1 माइनस 0.1 इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू 0.1 का होल स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर। अब ये अल्फा के बीच में क्वाड्रेटिक आ गई, इसे सॉल्व कर लेना, रूट आ जाएंगे,
वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया, अपन ने के आई और अल्फा के बारे में सीख लिया क्या होता है। तो अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में सीखते हैं। तो कॉमन आयन इफेक्ट देखो अब क्या है, सिंपल सी बात है, ये मेरा कुछ वीक एसिड था, वीक एसिड अपन क्या मानते हैं, CH3COH मान लेते हैं। ठीक है, तो CH3COOH ये डिसोसिएट होगा, वीक एसिड है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, ये मेरा डिसोसिएट हो रहा था, कुछ इसका अल्फा भी था, तो ये कुछ C और ये C अल्फा, C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। ठीक है, और अगर मैं कहूँ के आई मेरा क्या हो जाएगा, के आई इज इक्वल टू C अल्फा होल स्क्वायर, या फिर मैं सिंपल से, जो मुझे रिजल्ट पता ही है, रूट के आई ओवर सी इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आती है, रूट के आई ओवर सी। और सी क्या होता है, सी होता है मोल्स, इसका सी क्या होगा, इसके इनिशियल मोल्स इनिशियल ओवर वॉल्यूम इनिशियल, कितने मोल्स इसके कितने वॉल्यूम के अंदर डिसॉल्व किए थे, वही तो होता है सी, कॉन्सेंट्रेशन। और क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर यूनिट मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये होता है। तो अब देखो, एक चीज लोगों ने देखी, वो देखी कि अब जैसे मेरा ये आ गया, ठीक है, अब क्या होगा, ऑसवाल्ड वाला बता ही देता हूँ, चलो पहले ऑसवाल्ड ही बता देता हूँ मैं। देखो अब ये आ गया अपने पास, ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये जो के आई है वो तो कांस्टेंट रहेगा किसी भी डिसोसिएशन के लिए, इक्विलिब्रियम पे के आई आयनिक कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये क्या है, अल्फा जो है ये सी पे डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे अगर मैं देखूं, अगर मैं इस सी को घटा दूं तो क्या होगा, ये नेट वैल्यू मेरी जो होगी, ये नेट वैल्यू बढ़ जाएगी, तो अल्फा मेरा बढ़ जाएगा। तो अगर मैं सी को बहुत बहुत कम कर दूं, तब क्या होगा, ये नेट वैल्यू बहुत बहुत बढ़ जाएगी। तो यही होता है। तो इसे करने के लिए क्या करना पड़ता है कि अगर मेरा बीकर था, ठीक है, इसके अंदर इनिशियली मैंने 10 मोल डाल रखे थे 10 लीटर के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, अभी मेरा सी कितना है, 10 मोल 10 लीटर, तो ये कुछ 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 होगा। और अब जब मैंने बीकर के अंदर 20 लीटर पानी के अंदर 10 मोल डाले रखे, तब क्या हो जाएगा, सी मेरा हो गया 0.5। तो ऐसे जैसे जैसे मैं बढ़ाता गया, मेरा सी घटता गया और मेरे अल्फा की वैल्यू बढ़ती गई। तो इसे कहते हैं, ऑसवाल्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पता लगाया था कि जैसे जैसे अगर मैं सी की वैल्यू, जैसे जैसे मैं बीकर के अंदर वॉल्यूम बढ़ाता जाऊंगा, यानी कि इस 10 मोल को मैं जैसे जैसे डाइल्यूट करता जाऊंगा, इसीलिए इसे कहते हैं ऑसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। तो जैसे जैसे मैं डाइल्यूट करता जाऊंगा, इसका अल्फा बढ़ता जाएगा और ये मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनता जाएगा। और एक कंडीशन जो तुम्हें देते हैं क्वेश्चन वाला कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाते हैं कोई भी, अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का तुमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, तो वो कंप्लीटली उसका अल्फा 1 हो जाएगा, यानी कि वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। जितना तुमने लिया वो कंप्लीटली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो गया, कंप्लीटली उसका अल्फा 1 हो जाएगा। इसे कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडीशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडीशन के अंदर क्या होता है, उसका अल्फा 1 को टेंड कर जाता है। तो जैसे जैसे तुमने वॉल्यूम बढ़ाते गए तो वो डाइल्यूट होते गए मोल्स, तो वैसे वैसे उसका अल्फा बढ़ता गया। तो ये होता है ऑसवाल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन लॉ। और अब दूसरी चीज दिखाता हूँ, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। तो ये तो हो गया अपना ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब अपन कॉमन आयन देखते हैं। कॉमन आयन क्या होते हैं, देखो इसने कुछ H प्लस दिए, ठीक है, मान लेते हैं कि भैया इसने कुछ 100 इसके 100 मोल्स थे इनिशियली, ठीक है, ये जीरो, फिर ये क्या हो जाएगा, इसके कुछ मान लो कि अपन ने 99 मोल हो गए, ठीक है, और इसका कुछ 1 मोल बनेगा, इसका कुछ 1 मोल बनेगा। अब मैंने इसी सैंपल के अंदर, ये सैंपल था, इसके अंदर CH3COH था, ठीक है, छोटी मात्रा में CH3COH मैंने डाला, कितनी भी मात्रा में मैंने CH3COH डाला, 100 मोल डाल दिए 1 लीटर के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे रिएक्शन हो गई, मतलब ऐसे ये डिसोसिएट हो गया, आयनाइज हो गया CH3COH। अब मैंने क्या कहा, इसके अंदर HCl डाल दिया, ठीक है, लिक्विड HCl तो होता है वैसे तो, पर अगर मान लेते हैं कुछ HCl,
कि मैंने 1 मोल डाल दिया, या मैं कहूँ HCl के कुछ 100 मोल डाल दिए, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये कुछ Cl माइनस और ये प्लस H प्लस, और कुछ टाइम बाद ये पहले इनिशियली 0 कुछ टाइम बाद ये 100 और ये भी 100। अब देखो ये वाला H प्लस के से मैं कॉन्सेंट्रेशन से मैं pH निकालूंगा, या इस वाले के H प्लस से कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगा, या दोनों की मिला के निकालूंगा, कैसे करूंगा? तो एक्चुअली है तो H प्लस ही ना। वो एक मूवी होती है ना जिसके अंदर वो एक हीरो क्या करता है, खून काट के कह देता है कि 2-3 आदमियों का खून काट के, ये सिख का ये ईसाई का, बताओ कौन सा किसका। तो वही वाली बात है, ये H प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड ये CH3COH से आया, और ये वाला H प्लस HCl से है तो दोनों ही H प्लस। तो इसलिए इन दोनों में वो नहीं कर सकते आप कि कौन सा किसका, तो दोनों है ही तो एक ही चीज, कॉमन आयन हो गया ना, ये आयन कॉमन है तो इसे कहते हैं कॉमन आयन। तो अब देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे अब मान लो इनिशियली इसके कुछ मान लो 90 मोल मान लिया अपने, ठीक है, तो इसके कितने बनेंगे 10 मोल 10 मोल। तो इक्विलिब्रियम कैसे चलता है ये थोड़ा पहले ये समझते हैं। तो पहले ये कुछ मेरे पास प्रोडक्ट था, ठीक है, तो अब ये प्रोडक्ट है, जैसे जैसे मैं ये प्रोडक्ट है इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा, इसके कुछ 10 मोल, तो यानी कि अगर मैं देखूं तो 0.9% या मैं कहूं 90% मेरे प्रोडक्ट का हमेशा प्रोडक्ट रिएक्टेंट के फॉर्म के अंदर बना रहेगा, और 10% मेरे को प्रोडक्ट ए मिलेगा और 10% मेरे को प्रोडक्ट बी मिलेगा हमेशा इक्विलिब्रियम पे। अब देखो ये तो मिलके रहेगा। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भैया अगर मैं ये हटाता गया H प्लस में हटाता गया तब क्या होगा, मेरे को यहाँ पे तो 10% होना ही चाहिए। अब मैंने मान लिया H प्लस निकाल लिए कोई रिएक्शन करवा के, तो इसके 0 हो गए, लेकिन यहाँ पे तो 10% होना चाहिए। तो अब रिएक्शन क्या होगी, इसके जो 90 मोल थे ना इसमें से भी कुछ मोल कम हो जाएंगे, तो ये 90 माइनस कुछ x मोल बन जाएंगे, ये कुछ 10 प्लस x मोल हो जाएंगे, और यहाँ पे कुछ x मोल हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन आगे चलती रहेगी, जैसे जैसे मैं ये प्रोडक्ट हटाता जाऊंगा वैसे वैसे रिएक्शन और आगे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। और अगर मैं पूरा हटाता गया तो ये हो सकता है कि पूरी की पूरी रिएक्शन आगे फॉरवर्ड हो जाए। ये भी एक तरीका होता है कि रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन को आगे पूरा कंप्लीशन कैसे कराते हैं, उनका प्रोडक्ट हटाते जाओ तो रिएक्शन और होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। तो सिमिलरली अगर मैं उल्टा कहूँ, इनिशियली इसके थे 10 मोल, अब मैंने यहाँ पे लगा दिए 50 मोल और डाल दिए, तो होना तो 10% ही चाहिए था। तो अब क्या होगा, इसकी ये बढ़ गया तो रिएक्शन मेरी बैकवर्ड चली जाएगी, तो इसके मोल कुछ 90 प्लस एक्स हो जाएंगे और इसके कुछ 10 माइनस एक्स मोल हो जाएंगे और इसके कुछ 60 माइनस एक्स मोल हो जाएंगे। अगर ये प्रोडक्ट मैंने बढ़ा दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी, और अगर मैंने या तो रिएक्टेंट बढ़ा दिया या प्रोडक्ट कम कर दिया, देखो बैकवर्ड जाने की कंडीशन और फॉरवर्ड की कंडीशन क्या है। अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड करना है तो अपने पास क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो या तो प्रोडक्ट को कम कर दो तब रिएक्शन फॉरवर्ड जाती जाएगी, या फिर रिएक्टेंट को बढ़ा दो तब भी रिएक्शन आगे जाती जाएगी। और रिएक्शन को बैकवर्ड करने के लिए क्या चाहिए, बैकवर्ड करने के लिए R से P। तो या तो मेरे प्रोडक्ट को तुम बढ़ाते जाओ, तो ये प्रोडक्ट को तुमने बढ़ा दिया, मतलब अगर पहले को 10 मोल थे मैंने एक्सटर्नली कहीं और से लाके 20 मोल डाल दिए, तो प्रोडक्ट मेरा बढ़ गया, तो रिएक्शन मेरी बैकवर्ड चली जाएगी। और या फिर तुम क्या करो, रिएक्टेंट को कम करते जाओ। अगर मेरा इनिशियली कुछ रिएक्टेंट था, इक्विलिब्रियम आ गया, मैंने रिएक्टेंट कम कर दिया तो रिएक्शन फिर से बैकवर्ड आ जाएगी, फिर मैंने रिएक्टेंट कम कर दिया फिर बैकवर्ड बैकवर्ड। तो ये दो तरीके हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के। अब देखो, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैंने ये सैंपल के अंदर HCl डाल दिया, तो HCl डाल दिया यानी कि मैंने इसके 100 मोल एक्स्ट्रा डाल दिए। तो अब क्या होगा, इसके पास तो एक्स्ट्रा आ गए, तो कंडीशन ये वाली ट्रू नहीं हो गई। मैंने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा दी, तो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा दी तो रिएक्टेंट पीछे चले गए। तो अब क्या हुआ, इस केस के अंदर मेरा जो है ये जो जो इक्विलिब्रियम था वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये ज्यादा बनने लग गया। तो मेरा अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, कितना ज्यादा डिसोसिएट हुआ, जितना ज्यादा अल्फा उतना ही ज्यादा वो डिसोसिएट हुआ। अगर अल्फा 1 तो कंप्लीट डिसोसिएट हुआ, अल्फा 0 तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मेरा अल्फा क्या होगा, पहले ये डिसोसिएट बहुत ज्यादा हुआ, फिर ये इसने कुछ वापस ले लिया तो डिसोसिएट मेरा कम हो गया, तो अल्फा भी मेरा कम हो गया। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या करता है, कॉमन आयन इफेक्ट, अगर यहाँ पे एक कॉमन आयन है इफेक्ट है, दोनों के अंदर प्रोडक्ट के अंदर कुछ कॉमन आयन है,
तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड आ गई। और वही अगर कॉमन आयन प्रोडक्ट के अंदर रिएक्टेंट के अंदर होता तो रिएक्शन आगे चली गई। तो कॉमन आयन इफेक्ट ये करता है कि जो भी तुमने नया डाला है रिएक्टेंट, तो उससे कैसे वो दूसरे आयंस को इंटरफेयर कर रहा है, ये रिएक्शन को आगे भी कर सकता है पीछे भी ला सकता है। तो ये होता है कॉमन आयन इफेक्ट, समझ गए। अब देखो ये सब क्लियर है, अब अपन आगे करते हैं। अब देखो अपन पीएच के बारे में सीखते हैं। पूरी राम कथा जो अपन ने ये डिसोसिएशन विसोसिएशन कर क्यों रहे हैं, पीएच के बारे में, पीएच वगैरह चेक करना हो, उन सब की चीज़ों की कोई भी सैंपल है उसका पीएच कितना है, ये सब और भी कई यूज है, पर मेन यूज इसका पीएच चेक करने पे ही है। तो पीएच होता क्या है, क्या होता है पीएच, या कहूँ क्या होता है पीकेए। तो पीके पीएच क्या होता है, अब मान लो मेरा कुछ एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड का कुछ ए प्लस उसके अंदर कुछ एच है, ठीक है, ये डिसोशिएट होगा ए माइनस प्लस एच प्लस, इतनी चीज समझ में आती है। इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन मान ली मैंने, इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन इसकी मान ली कुछ भी सी मान लो, फाइनली इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये कुछ भी था कुछ भी हो गया, मेरे को इक्विलिब्रियम पे इसकी सी कॉन्सेंट्रेशन मिल गई एच प्लस की। तो पीएच क्या होता है, पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का लॉग ले लो, उसके माइनस साइन लगा दो, उसे कहते हैं पीएच। तो अब अगर जो भी मेरी कॉन्सेंट्रेशन है C, तो मैं क्या कहूँगा लॉग C माइनस का साइन लगा दिया, वो मेरा पीएच कहलाता है। और पीके क्या कहलाता है, पीके होता है, P का मतलब यही है, P अगर लगा दिया ना किसी के आगे तो ये हो गया माइनस लॉग और वो चीज, अब ये क्या है के ए, तो माइनस लॉग के ए, ठीक है, के ए, ठीक है, समझ गए। के ए क्या होता है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ये प्रोडक्ट कहते हैं, अगला ही जो टॉपिक है आयनिक प्रोडक्ट उसे वो कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब अपन ये चीज समझ गए ना, पीएच क्या होता है पीके क्या होता है। तो अब अगर देखो जनरली अपन पीएच पीके कैसे यूज करते हैं, अब देखो अपन का अपना एक पीएच स्केल है 20 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे अपना एक पीएच का स्केल है, ये अपना वो स्केल सुना ही होगा, 1 1 2 3 ऐसे करके बीच में 7 आता है, फिर आगे 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 अप टू 14 वो चलता है स्केल, ठीक है। तो ये स्केल क्या बताता है, ये स्केल बताता है अगर कोई भी सैंपल तुमने लिया, लिटमस पेपर और वो सब अपने सीखे ना, वो सब पीएच एसिड बेस के बीच में डिस्टिंग्विश ही करते हैं। तो अगर कोई भी चीज एसिडिक है तो वो इस रेंज के अंदर लाई करती है, उसका पीएच जो होगा वो 0 से लेके 7 के बीच का होगा, और ओपन ब्रैकेट है 7 पे, ठीक है, 0 से लेके 7 ये होगा, और 0 पे ओपन मान ही लो वैसे, ठीक है, 0 से लेके 7 पीएच अगर उसका है तो वो एक एसिडिक चीज है। वो कोई भी चीज अगर तुमने ये निकाला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस तुमने मिल गई, वो सी है, तुमने ये वैल्यू रखी, तुम्हारा पीएच आ गया, उस सैंपल की जो वैल्यू आई वो कुछ आ गई 1.2, तो 1.2 है, ये 0 से लेके 1.2 7 के बीच में है ना, तो ये चीज क्या कहलाएगी, ये चीज एसिडिक कहलाएगी। जितनी चीज 7 के पास होगी वो उतनी ही लेस एसिडिक कहलाएगी, और जितनी ही चीज ये इस तरफ होगी वो उतनी ही मोर एसिडिक कहलाएगी। समझ में आती है बात। और जब ऐसे गए मोर एसिडिक बहुत ज्यादा एसिडिक, फिर ऐसे गए लेस 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 बहुत ही कम न्यूट्रल, 7 पे अपन को कहते हैं न्यूट्रल, और न्यूट्रल के आगे जो भी जाते हैं वो होते हैं बेसिक। तो बेस भी पहले बहुत हल्के बेस, फिर बहुत ज्यादा बेसिक, तो जो 14 के आसपास की जिनकी वैल्यू होती है ना 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो होते हैं बेसिक, वो उतने ही ज्यादा बेसिक होते जाते हैं, 7 से आगे सब बेसिक होते हैं, ठीक है। तो अब देखो मैंने बार बार कहा 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस, तो यानी कुछ ना कुछ तो राज है। तो अब देखो मैं बताता हूँ होता क्या है। पीएच जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जो अपन ये स्केल निकालते हैं ना 0 से लेके 14 का, कि ये रेंज के अंदर यहाँ से यहाँ एसिडिक, यहाँ से यहाँ बेसिक, ये पूरा स्केल जो पीएच स्केल है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो ये डिपेंडेंट कैसे होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला देखो कुछ ऐसा होता है।
फॉर्मूला दिखाने से पहले एक अपन काम कर सकते हैं, पीएच पीके कैसे निकालते हैं वो भी देख सकते हैं। मेनली ये तुम समझिए ना, ये एक स्केल होता है 0 से लेके 14 के बीच का, ठीक है, ये पीएच स्केल कहते हैं इसे। ये निकालते कैसे अपन पहले वो सीख लेते हैं। तो देखो ये मेरा वाटर है H2O, ठीक है, ये डिसोशिएट होगा H प्लस प्लस OH माइनस आयन, इसका कुछ, ठीक है, ये कुछ डिसोशिएट हुआ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसका कुछ KI है, ठीक है, तो KI इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, ठीक है, ये मेरा KI हो गया। तो जो ये चीज है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इसे अपन कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट इसकी वैल्यू होती है KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। तो इसे कहते हैं KW यानी कि आयनिक प्रोडक्ट। तो अगर मैं किसी आयनिक प्रोडक्ट का ये KW का अगर मैं pKW निकालता हूँ तो ये वैल्यू जनरली, ये आयनिक प्रोडक्ट कितना होता है कॉन्सेंट्रेशन, अगर मेरी 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैंने वाटर लिया ना, कुछ भी अगर मैंने वाटर लिया, मान लो 1 लीटर वाटर लिया, तो उसके अंदर जो H प्लस और OH माइनस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो सेम होती है। और ये थ्योरेटिकली पता लगाया गया कि ये वैल्यू होती है इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7, यानी कि 10 टू द पावर -7 मोल ऑफ H प्लस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एक मोल से। तो ये ऐसा हो गया। तो अब क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 10 टू द पावर -7, पी KW की वैल्यू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -7, तो 10 टू द पावर -14। तो PKA क्या हो गया, PKW ये हो गया माइनस लॉग बेस 10 टू द पावर -14। तो ये वैल्यू आ गई मेरी 14। तो यही रेंज PKW से ही रेंज निर्धारित होती है कि 0 से लेके कहाँ तक PKW वो मेरी रेंज होगी, और जो इनका मिड पॉइंट है उसे न्यूट्रल मानते हैं। तो 0 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7 मेरा न्यूट्रल हो गया, 7 मेरा न्यूट्रल पीएच हो गया। तो ये वैल्यू 10 टू द पावर 7 अभी बताया ना 25 डिग्री सेल्सियस पे आती है। तो इसीलिए 25 डिग्री सेल्सियस पे ही 7 को अपन न्यूट्रल मानते हैं, इससे इधर वाले को एसिडिक, इससे आगे वाले को बेसिक मानते हैं। तो ये सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे। और फिर वो अगर कोई और टेम्परेचर है तो उसके लिए पीएच वगैरह कैसे निकालते हैं तो उसका मैं बता देता हूँ। ये जो मेरा ग्राफ है, ये जो मेरा ये है 0 से लेके PKW, तो ये जो मेरा PKW होता है ना, अगर मैं इस फॉर्मूला के अंदर लिखूंगा तो PKW जो होता है मेरा वो घटता है विद टेम्परेचर इंक्रीज। तो अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि अभी मेरा एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर मेरा न्यूट्रल पॉइंट 7 पे आ रहा है, पीएच की वैल्यू 7 पे आ रही है, तो एट 68 या फिर इससे ज्यादा डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 से थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया, तब जो मेरा न्यूट्रल पॉइंट होगा वो मेरा कम हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे मेरा PKW कम होता गया। तो और अगर इसकी वैल्यू जाननी है तो ये वैल्यू होती है 6.5। तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन वाला पूछे कि अगर कोई भी एक सैंपल दिया हुआ है, कोई भी अगर एक सब्सटेंस है, उसका पीएच 6 है, तो क्या वो सब्सटेंस, ऑप्शन ए, क्वेश्चन बताओ तुम, ये क्वेश्चन बताओ, अगर कोई भी सब्सटेंस है उसका पीएच दिया हुआ है 6, तो क्या वो एसिडिक है, क्या वो बेसिक है, क्या वो न्यूट्रल है, और या फिर कुछ भी मान लो, डाटा इनकम्प्लीट मान लो, या ऑल ऑफ दीज मान लो, ठीक है। तो क्वेश्चन ने कहा कि pH इज इक्वल टू 6, तो क्या वो सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, या ऑल ऑफ दीज है। तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे कि भैया पहली बात तो डाटा इनकम्प्लीट है, टेम्परेचर तुमने बताया ही नहीं कि कौन से टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर सेम pH 6 के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे ये सब्सटेंस
एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये हो गया ऑल ऑफ दिस। तो टेम्परेचर अगर अपन ने 25 डिग्री सेल्सियस लिया, तो 25 डिग्री सेल्सियस के लिए 7 डिग्री अपना 7 न्यूट्रल होता है, 7 के अपना न्यूट्रल होता है, तो उस केस के अंदर ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इसका बढ़ाता गया, तो ये मेरा जो है 7 की जगह पे कुछ मान लेते हैं 5.5 पे आ गया न्यूट्रल, तो ये आगे शिफ्ट हो गया, 5.5 से बड़ा है तो ये कुछ हो जाएगा बेसिक हो जाएगा फिर उस केस के अंदर। और अगर मैंने शिफ्ट करके न्यूट्रल की 6 पे लाया मैं, तो ये मेरे लिए न्यूट्रल भी हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जो पी के ए डब्ल्यू ये है ना, पी के डब्ल्यू, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे तुमने पी के डब्ल्यू, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे पी के डब्ल्यू कम होता जाता है। तो 68 डिग्री पे ये 6.5 भी न्यूट्रल कहलाता है, जबकि 25 डिग्री पे न्यूट्रल 7 पे कहलाता है, पीएच की वैल्यू 7 पे। ठीक है, और पीएच समझिए क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, लॉग 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो आज की क्लास का मेन टॉपिक अपन ने क्लियर कर लिया। लुईस एसिड बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, के आई के अल्फा क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, ऑस्वाल्ट पीएच क्या होता है, और कॉमन आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट यानी कि के डब्ल्यू। ठीक है, बाकी नोट्स से और दे दिए ना, और भी अच्छी चीजें मिल ही जाएंगी तुम्हें, क्वेश्चन वगैरह भी तुम्हें मिल जाएंगे नोट्स के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।